तो अगला जो प्रश्न है वो आपका अटल इनोवेशन रैंकिंग के बारे में है कि अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में कौन सा शीर्ष पर रहा। ऑप्शंस हैं आपके आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो अटल इनोवेशन रैंकिंग के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो अटल इनोवेशन रैंकिंग है, इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो ये होता है कि देश भर के स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेज में इनोवेशन और उद्यमिता को बढ़ाना। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे कि क्या उद्देश्य है कि जो देश भर के स्कूल हैं, विश्वविद्यालय और कॉलेज जो हैं आपकी कॉलेज, इनमें नवाचार जो होता है, इनको नवाचार का मतलब होता है इनोवेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देना मेन आपका मोटो होता है आपकी अटल इनोवेशन रैंकिंग का। तो ये हर साल रिलीज़ होता है। तो इस बार जो है आपके शीर्ष पर कौन रहा है, प्रश्न ये था। तो आपके शीर्ष पर इस बार रहा है आईआईटी मद्रास रहा है। तो ऑप्शन 2 आपका एकदम करेक्ट हुआ कि आईआईटी मद्रास ने अटल इनोवेशन रैंकिंग में टॉप किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ये ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में बनते रहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन करेगा। भारत, रूस, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसका जो गठन है वो 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में हुआ था। इंपॉर्टेंट बनता है इसका गठन। ठीक, इसका जो मेन कार्य होता है वो इंपॉर्टेंट होता है कि इसका जो मेन कार्य है वो क्या है। तो इसका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ठीक, और सुरक्षा बनाए रखना इसका मेन कार्य होता है आपका। ठीक, आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग होते हैं। ठीक, तो इन 6 अंगों में से आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक अंग है। ठीक है, 6 अंग जो हैं आपके संयुक्त राष्ट्र के, उनमें से एक अंग आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है। ठीक, साथ ही साथ आपको एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है, इसमें टोटल आपके 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? अब आपको पता होना चाहिए कुल कितने सदस्य होते हैं। ठीक, ये तो कुल सदस्य हैं। इन 15 सदस्यों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं आपके स्थायी यानी कि परमानेंट सदस्य होते हैं, और एक होते हैं अस्थायी यानी कि टेम्परेरी होते हैं। ठीक, तो आपके जो स्थायी सदस्य हैं वो आपके स्थायी सदस्यों में आपके आते हैं कितने? स्थायी सदस्यों में आते हैं 5 आते हैं, 5 सदस्य आते हैं। वहीं आपके अस्थायी में आते हैं कितने? आपके 10 आते हैं। ठीक है, तो जो स्थायी सदस्य हैं वो आपसे अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। बाकी अस्थायी तो चेंज होते रहते हैं। तो वो आपके जो नए आते हैं अस्थायी में, उनका नाम याद रखना है। तो ऐसा सच अभी कुछ है नहीं है ऐसा अस्थायी में याद रखने लायक, लेकिन आपके जो परमानेंट सदस्य हैं वो आपको हमेशा याद रखने हैं। इसमें जो 5 आपके परमानेंट सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, वो आपको याद रखने हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, उस ट्रिक से आप आसानी से याद रख सकते हैं। आपको कभी भूलेंगे नहीं आप। ठीक, तो मैंने ऐसा रखा था रघु सैफ। ठीक, रघु सैफ को आप इंग्लिश में लिख लीजिए। ठीक, रघु सैफ यानी कि RGUCF। ठीक, इस तरीके से आपने लिख लिया रघु सैफ। ठीक, अब आपने क्या किया कि RGUCF। ठीक, R फॉर रूस। ठीक, यहाँ पे रूस लिखा। फिर G फॉर क्या होता है? G फॉर होता है आपका ग्रेट ब्रिटेन। ठीक, U फॉर होता है आपका USA। ठीक, C फॉर होता है आपका चीन। ठीक, वहीं आपका F फॉर होता है क्या? F फॉर होता है आपका फ्रांस। तो हो गए आपके 5 सदस्य। इस तरीके से आप RGUCF यानी कि रघु सैफ से याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से 5 परमानेंट सदस्य को। R फॉर रूस, G फॉर ग्रेट ब्रिटेन, U फॉर USA, C फॉर चीन और F फॉर फ्रांस। ठीक, आई होप यहाँ पर आपको 5 सदस्यों की ये ट्रिक समझ में आई होगी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवादी विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन करेगा इस बार। तो आपका जो इंडिया है, आपका प्यारा भारत जो है, भारत इस बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवादी विरोधी समिति जो है उसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न आपके वन्यजीव अभ्यारण्य से है। तो आपको पता है कि ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य हुआ, नेशनल पार्क हुआ, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं, ना कि परीक्षा के दृष्टिकोण से, बल्कि अब आपको भी अवेयर होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में क्योंकि इसी पर्यावरण ने आपको इतना कुछ दिया है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि इसी पर्यावरण को आप सुरक्षित रखें। ठीक, पढ़ लिख कर एक नौकरी तो हम पा लेंगे, लेकिन हमारा दायित्व तो अपनी नौकरी के अलावा, अपने परिवार को पालने के अलावा पर्यावरण के प्रति भी बनता है कि हम अपने पर्यावरण को साफ रखें, शुद्ध रखें। ठीक, तो बहुत हो गई बातें,
पहले आप पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य का अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, ये प्रश्न तो आपका परीक्षा में बनना ही है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो आपसे प्रश्न ये है कि अस्कोट जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है बेसिकली। ऑप्शन हैं आपके हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर झारखंड। तो जो आपका अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपके उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। ये आपको लोकेशन एग्जैक्टली याद रखनी है कि पिथौरागढ़ में है, ठीक है, पिथौरागढ़ जिले में है, ठीक। आपका ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट हुआ, ठीक है। ये जो आपका अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कुछ जीव के लिए तो बिल्कुल स्वर्ग के समान है, जैसे आपका हिम तेंदुआ हुआ। क्या? हिम तेंदुआ। आपका हिम तेंदुआ के अलावा आपका हिम तेंदुआ हुआ, कस्तूरी हिरण हुआ, कस्तूरी हिरण, और आपका कस्तूरी हिरण के अलावा नीलगिरी ताहर का नाम आपने सुना होगा, ताहर, ठीक। और एक और आपका होता है काले भालू, ठीक। काले भालू, इन सब की इन जीवों के लिए तो ये आपका जो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य है वो बिल्कुल स्वर्ग के समान है, ठीक है। तो याद रखना है ये यहाँ के प्रमुख जीव हैं, ठीक है, जिनके लिए स्वर्ग के समान है, ठीक है। तो अब हिमाचल प्रदेश के अभ्यारण्य भी हम लोग जान लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। आइए जानते हैं। तो आपके हिमाचल प्रदेश में है आपके, आपने लाहौल स्पीति का नाम सुना ही होगा। लाहौल स्पीति, जो लाहौल स्पीति है इसमें एक बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का आलू पाया जाता है। वो आलू ऐसा आलू है कि इस आलू को जो बीज है, बीज बैंक वाले लेते हैं कि उस आलू से कई लोग जो हैं उस बीज बनाते हैं कि आखिर वहाँ के आलू में ऐसा है क्या, ठीक। तो जो वहाँ का आलू है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। लाहौल स्पीति का आलू बहुत अच्छा आलू होता है, ठीक है। तो आपके जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर लाहौल स्पीति एक अभ्यारण्य है, ठीक है, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। यहाँ पर टोटल 31 जो है आपके अभ्यारण्य, कितने? 31 है हिमाचल प्रदेश में। उन 31 में से जो आपका लाहौल स्पीति है वो आपका लाहौल स्पीति जो है वो सबसे बड़ा आपका वन्यजीव अभ्यारण्य बनता है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। आपने लाहौल का नाम सुना ही होगा। लाहौल स्पीति पूरा वहाँ पर एक जगह है, ठीक है, वहीं पर आपका लाहौल स्पीति जो है वन्यजीव अभ्यारण्य है। साथ ही साथ आपको लाहौल स्पीति के अलावा शिकारी देवी भी देखने को मिलेगा यहाँ पर। शिकारी देवी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है। शिकारी देवी आपका वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। साथ ही साथ नैना देवी आपने सुना होगा, नैना देवी। तो नैना देवी भी आपका हिमाचल प्रदेश का ही वन्यजीव अभ्यारण्य है। और आपका धौलागिरी, धौलागिरी का भी नाम सुना होगा आपने, धौलागिरी, ठीक। और मनाली, ठीक है, मनाली, ये जो है आपके वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि आपके हिमाचल प्रदेश के हैं, ठीक है। चलते हैं आप जम्मू कश्मीर के अभ्यारण्य भी जान लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में आपको एक ही वन्यजीव अभ्यारण्य याद रखना है, वो है किश्तवाड़। बहुत ज़्यादा फेमस है किश्तवाड़ वन्यजीव अभ्यारण्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। किश्तवाड़ जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपका जम्मू कश्मीर का है, ठीक। वहीं उत्तराखंड में आपने केदारनाथ वगैरह का नाम सुना होगा। तो केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य आपका उत्तराखंड का है। आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती होगी हिमाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड के वन्यजीव अभ्यारण्य, थोड़ा सा आप बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे, ठीक। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका वो उत्तराखंड में है। साथ ही साथ आपको मसूरी वन्यजीव अभ्यारण्य आपका उत्तराखंड में है। और आपका बिनसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिनसर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। विंसर इस तरीके से होता है, ठीक। विंसर आपका जो वन्यजीव अभ्यारण्य वो भी आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। ये आपके 3-4 वन्यजीव अभ्यारण्य जो उत्तराखंड में है, ठीक है। बाकी आपके झारखंड में आपको जो याद रखना है वो इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका पलामू हुआ, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नेम है इसीलिए आपको याद रखने हैं, ये परीक्षा में बनते रहते हैं। पलामू आपका हुआ। एक गौतम बुद्ध आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये आपके झारखंड के हैं, ठीक है। याद रखना है इन दो को। जैसे आपका पलामू तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पलामू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पलामू को याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य आपके झारखंड के हैं। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। और अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में भी समझ आया होगा कि अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य आपका उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी आपका अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य से ही रिलेटेड है कि जो आपका अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किस जीव के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आखिर ऐसा कौन सा जीव है जिसके लिए आपका ये जो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य है वो इतना ज़्यादा फेमस रहा है। ऑप्शन हैं आपके जंगली गधा, शेर, हाथी, कस्तूरी मृग। तो आप लोगों ने जंगली गधे के लिए तो सुना ही होगा कि लघु जो कच्छ रण है, लघु रण अभ्यारण्य जो कि आपका कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है लघु रण अभ्यारण्य। ये आपका जो है जंगली गधों के लिए फेमस है।
इसी को ही क्या कहा जाता है, इसे ही कच्छ रण कहा जाता है। ठीक है, लघु रण को ही कच्छ रण कहा जाता है, कच्छ रण अभ्यारण्य कहा जाता है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा फेमस है जंगली गधों के लिए। शेर के लिए आपने जो कान्हा नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, वहाँ पर आपका टाइगर के लिए शेर के लिए फेमस है आपका कान्हा नेशनल पार्क। ठीक, आपका हाथी के लिए पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, केरल में आपने सुना ही होगा, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य आपका हाथी के लिए फेमस है। कस्तूरी मृग के लिए आपका अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कस्तूरी मृग के लिए आपका वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि हाल ही में चर्चाओं में रहा है, इसे किस और अन्य नाम से जाना जाता है। तो जो आपका अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, इसका एक और नाम है, वो आखिर क्या है, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन हैं आपके राजाजी वन्यजीव अभ्यारण्य, मस्क डियर पार्क, कच्छ वन्य जीव अभ्यारण्य, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो राजाजी वन्यजीव अभ्यारण्य, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो राजाजी वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये आपका उत्तराखंड की आज़ादी की जो लड़ाई हुई थी, उत्तराखंड की आज़ादी की लड़ाई हुई थी, उसमें हिस्सा लेने वाले सी राजगोपालाचारी जो आपके सी राजगोपालाचारी थे, इनके नाम पर इसका नाम राजाजी वन्यजीव अभ्यारण्य रखा गया था। आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो राजाजी वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये 3 अभ्यारण्य को मिलाकर बना था। कौन कौन से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, तो वो मिला के बना था राजाजी और 3 जो अभ्यारण्य थे उनके नाम बता रही हूँ मैं। राजाजी, दूसरा था आपका मोतीचूर का लड्डू, ये खाने वाला मोतीचूर नहीं, ये अभ्यारण्य है, मोतीचूर और आपका चिल्ला। ठीक, ये जो आपके 3 अभ्यारण्य थे, इनको मिला के राजाजी वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया था। ठीक है, ये कब मिलाया गया था, ये मिलाया गया था आपका 1983 में। ठीक, 1983 में मिलाया गया था और आपका राजाजी वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया था। ठीक, ये आपका जो राजाजी वन्यजीव अभ्यारण्य है, वो चीता, सांभर और मोर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। किसके लिए, चीता के लिए, सांभर के लिए और आपका मोर के लिए। ठीक, आपको पता होगा कि चीता, सांभर और मोर के लिए आपका राजाजी वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत ज़्यादा फेमस है। वहीं कच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य, आपको पता है कि कच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य आपका किस लिए, जंगली गधों के लिए फेमस है, जो कि गुजरात में है, गुजरात के कच्छ में है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, और एक और आपने पढ़ा होगा गिर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि एशियाई बब्बर शेरों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम तो आपको याद रखना ही है कि एशियाई जो बब्बर शेर हैं आपके, वो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य में ही क्या कहते हैं, वहाँ पर है। तो ये जो प्रश्न बनता है अक्सर कि जो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है, वहाँ पर आपके इतने ज़्यादा शेर क्यों पाए जाते हैं, बाकी भारत में किसी और हिस्से में क्यों नहीं पाए जाते हैं। तो ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताना, लेकिन मैं तो आपको बताऊँगी ही कि ऐसा क्या है वहाँ का राज, कि वहाँ पर आपके कुछ मात्रा में शेर, जो एशियाई बब्बर शेर हैं, वो पाए जाते हैं। बाकी इंडिया में कहीं पर भी आपको एशियाई बब्बर शेर देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक, तो आप बताना ज़रूर। तो इस प्रश्न का आंसर यही होगा कि अस्कोट जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको आप किस नाम से जानते हैं, तो मस्क डियर जो पार्क है, मस्क डियर पार्क के नाम से आपके अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को जाना जाता है। ठीक है, ये चर्चाओं में इसीलिए रहा था क्योंकि इको सेंसिटिव जोन आपके अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को बनाया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट आपका प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, कि भारत विजय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन हैं आपके 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 16 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि 1 दिसंबर को तो एड्स दिवस मनाया जाता है, वहीं 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन 3 ही बचता है ऐसा, जो आपका सही आंसर है कि 16 दिसंबर को भारत विजय दिवस मनाया जाता है। कब, 16 दिसंबर को भारत विजय दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आप सभी को। ठीक है, अब आपने ये तो जान लिया कि भारत विजय दिवस आपका 16 दिसंबर को मनाया जाता है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि आपका ये 50वां विजय दिवस है। कौन सा है, 50वां है। ठीक है, याद रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि इस बार कौन सा आपका भारत विजय दिवस मनाया गया, तो 50वां भारत विजय दिवस मनाया गया है। ये किस उपलक्ष्य में बनाया जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। अगर आपका परीक्षा में नहीं भी आता तो आपको तो पता होना ही चाहिए जनरल नॉलेज के लिए कि आपका ये जो दिवस है किस लिए मनाया जाता है। तो ये जो दिवस है आपका 1971 में आपका युद्ध हुआ था। 1971 में युद्ध में जो पाकिस्तान पर भारत के सशस्त्र बलों की जीत थी, उनके वीर जो सैनिक थे, उनकी सैनिकों की वीरता और बलिदान की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें जो भारतीय सशस्त्र बलों के वीर सैनिक थे, उनकी वीरता और उनके बलिदान की स्मृति में ये जो है भारत विजय दिवस हर साल मनाया जाता है। याद रखना है आपको, 16 दिसंबर को आपका भारत विजय दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है
कि किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली सुई रहित कोविड-19 टीके का परीक्षण किया। ये थोड़ा सा मुझे भी अजीब सा लगा था कि ये सुई रहित कोविड-19 टीका, ये कैसा टीका है। तो ऑप्शन हैं आपके चीन, भारत, जापान, ब्रिटेन। तो ऐसा कौन सा देश है जिसने सुई रहित कोविड-19 टीके का परीक्षण शुरू किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक ऐसा काम किसी ने किया नहीं है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बनता है कि किसी ने नहीं किया है तो अब जानना ज़रूरी भी है। तो ये जो है काम आपका ब्रिटेन ने शुरू किया है, ये ब्रिटेन ने शुरू किया है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होगा क्या कि जो हवा है आपकी एयर के दबाव से, एयर के प्रेशर से, मतलब एयर के दबाव से जो आपकी दवा है वो इंजेक्ट की जाएगी आपकी बॉडी में, ठीक। एयर के प्रेशर से क्या होगा, आपकी खुराक जो है दवा मतलब आपकी बॉडी में इंजेक्ट की जाएगी। इसका जो परीक्षण है वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण किया था, ठीक है। ये भी याद रखना है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक जो थे इन्होंने इसका परीक्षण, सफल परीक्षण इसका किया था, ठीक। याद रखना है सुई रहित कोविड-19 टीके का परीक्षण आपका ब्रिटेन ने शुरू किया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है कि माँ उमरिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई। ऑप्शन हैं आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। तो जो आपका माँ उमरिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला है वो आपके गुजरात में रखी गई। ये माँ उमरिया जो है वहाँ की देवी जी हैं, इनके टेम्पल जो है इनकी आधारशिला रखी गई टेम्पल की, तो वो गुजरात में रखी गई है। किसने रखी है इसकी आधारशिला, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी आधारशिला आपके माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं आपके नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने रखी है, ठीक है। मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी है, ठीक। माँ उमरिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला मोदी जी ने रखी है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन हैं आपके 13 दिसंबर, 12 दिसंबर, 14 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है वो आपका 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आपका 14 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम वर्ष 2021 में जो है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा निष्पादित किया गया। किसके द्वारा, जो आपका ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है उसके द्वारा निष्पादित किया गया है। तो एक चीज़ आपको याद रखनी कि जो आपका ऊर्जा दक्षता जो ब्यूरो है आपकी, ये जो ब्यूरो है ये आपकी एक संवैधानिक निकाय है। क्या है, संवैधानिक निकाय है, ये आपको याद रखना है, ठीक। ये आपकी एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न आपको तो पता ही होगा, इनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है इस बार कि 70वीं, ये भी नहीं होता ये भी होता है, 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसने जीता। हरनाज कौर संधू, मनीषा मसवानी या फिर नादिरा फरेरा या दिव्या शर्मा। तो जो आपको पता होगा मिस यूनिवर्स इस बार की किसको चूज़ किया गया, तो आपको पता है हरनाज कौर संधू को चूज़ किया गया है। लेकिन इसके बारे में इनके बारे में आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ये बेसिकली कहाँ की हैं। तो ये जो है चंडीगढ़ की हैं। कहाँ की हैं, चंडीगढ़ की हैं, ये याद रखना है, ठीक। प्रश्न ये तो नहीं बनेगा अब कि इस बार का मिस यूनिवर्स का ताज किसने जीता है, क्योंकि बहुत कॉमन है और सब लोग इतना ज़्यादा फ़ोन से लगे रहते हैं कि सबको पता ही होगा कि इतनी चर्चाओं में रहती है ये जो मिस यूनिवर्स हैं। तो ज़्यादातर लोगों को पता ही रहता है कि हरनाज कौर संधू को मिस यूनिवर्स का ताज इस बार दिया गया। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ये बेसिकली है कहाँ की। ये प्रश्न आपका बन सकता है कि ये चंडीगढ़ की हैं बेसिकली, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है कि जो एडीबी ने भारत की शहरी योजनाओं में सुधार के लिए कितने मिलियन यूएसडी ऋण की मंजूरी दी है, ठीक है। ऑप्शन हैं आपके 400 मिलियन यूएसडी, 495 मिलियन यूएसडी, 350 मिलियन यूएसडी और फोर्थ वाला ऑप्शन मैं यहाँ पर लिख दे रही, थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा था तो वो नीचे चला गया, ठीक। तो 200 मिलियन यूएसडी है आपका लास्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। तो इनमें से बताना है कि आपका जो एडीबी है उसने भारत की शहरी योजनाओं में सुधार के लिए कितने मिलियन यूएसडी ऋण की मंजूरी दी है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप एडीबी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। एडीबी का मतलब आपको पता ही होगा, क्या मतलब होता है एडीबी का, क्या है बताइए आप लोग। तो जो आपका एडीबी है, एडीबी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। जो एडीबी है इसका फुल फॉर्म होता है एशियाई विकास बैंक। क्या होता है, एशियाई विकास बैंक होता है, ठीक। याद रखना है एशियाई विकास बैंक, ठीक। इसका जो स्थापना है एशियाई विकास बैंक की, इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। कब की गई थी, 1966 में की गई थी। इसके जो टोटल सदस्य हैं वो कितने हैं, 68 हैं। वर्तमान में इसके टोटल सदस्य जो हैं वो 68 हैं। इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट बनता है एशियाई विकास बैंक का। इसका हेडक्वार्टर जो है वो फिलीपींस मनीला में है। कहाँ पर है, फिलीपींस मनीला में है, ठीक। याद रखना है आपको, मनीला।
बनीला नहीं, मनीला, मनीला, ठीक है, मनीला में है, ठीक है, फिलीपींस मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। तो इसका जो मेन कार्य होता है वो भी आपको पता होना चाहिए कि इसका जो मेन कार्य होता है वो एडीबी का मेन कार्य क्या होता है। इसका कार्य होता है कि विकासशील जो सदस्य देश हैं आपके, विकासशील सदस्य देश, जो आपके विकासशील सदस्य देश हैं, इनके लिए आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ऋण की व्यवस्था करना। बेसिकली ये जो है ऋण देता है, किसके लिए, सामाजिक और आर्थिक जो आपके विकास हैं उनके लिए आपके ऋण देता है। किसको, विकासशील देशों को देता है। विकसित देश तो अपने आप में विकसित हो ही चुके हैं, उनको क्या ऋण देंगे, वो तो दूसरों को ऋण देते हैं, वो विकासशील देशों को ऋण देते हैं, ठीक। तो आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो इन्होंने जो है भारत को कितने मिलियन USD डॉलर के देने की जो है बात की है, तो वो इन्होंने की है 350 मिलियन USD डॉलर, ठीक। तो आप समझ गए होंगे कि 350 मिलियन की बात इन्होंने की है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है कि कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 किसे मिला है। ऑप्शन हैं आपके अशोक कुमार, श्रीनिवास उद्गाता, एनी राइस, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इनमें से इस बार जो कलिंग साहित्य पुरस्कार है आपका 2021 वो किसको मिला है, तो वो आपका मिला है श्रीनिवास उद्गाता जो हैं इनको मिला है। श्रीनिवास उद्गाता जी को आपका कलिंग साहित्य पुरस्कार मिला है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर, 4 दिसंबर, 12 दिसंबर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य जो कवरेज दिवस है वो आपका मनाया जाता है 12 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक। 12 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना है आपको इसको भी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आपका पब्लिक सर्विस इथिक्स जो बुक है आपकी, पब्लिक सर्विस इथिक्स नामक जो पुस्तक है किसने लिखी है। प्रभात सिंह, प्रभात कुमार, MM नरवाने, या इनमें से कोई नहीं। MM नरवाने के बारे में आपको पता ही होगा। MM नरवाने का मतलब है मनोज मुकुंदन नरवाने, आप सभी को इनके बारे में पता होगा, ठीक। ये थल सेना आपके प्रमुख हैं, ठीक। और आपका पूछा गया है प्रश्न कि पब्लिक सर्विस जो इथिक्स नामक बुक है वो किसने लिखी है, तो पब्लिक सर्विस नामक बुक जो है आपकी प्रभात कुमार ने लिखी है। ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। साथ ही साथ इसका जो विमोचन है, विमोचन भी इंपॉर्टेंट बनता है। आजकल पुस्तक के राइटर के अलावा विमोचन पूछ लिया जाता है कि इसका विमोचन किसने किया है, ठीक है। तो ये जो विमोचन है, इसका विमोचन आपको पता होगा, आपके उपराष्ट्रपति जी हैं, जो उपराष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू, इन्होंने किया है, ठीक। उपराष्ट्रपति जी ने किया है, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में, वर्ल्ड टैलेंट जो रैंकिंग रिपोर्ट आपकी पब्लिश होती है तो उसमें कौन शीर्ष पर रहा है। वियतनाम, कंबोडिया, स्विट्जरलैंड, ओमान। तो आपकी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में इस बार जो है आपका शीर्ष पर स्विट्जरलैंड रहा है, ठीक है। स्विट्जरलैंड के बारे में आपको पता होगा, ये यूरोप की एक कंट्री है स्विट्जरलैंड। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, ठीक, स्विट्जरलैंड। वैसे तो आप सभी को पता होगा यूरोप के जितने भी देश हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, मतलब अगर घूमने लायक जगह है तो वो यूरोप है। ऐसा नहीं है, इंडिया भी बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, लेकिन यूरोप बेसिकली माना जाता है कि बहुत ज़्यादा घूमने के पर्पज़ से बहुत अच्छी सुंदर जगह है काफ़ी, ठीक। वियतनाम और कंबोडिया के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। वियतनाम और कंबोडिया आपके दक्षिण पूर्व एशिया के कंट्री हैं ये दोनों ही, ठीक है। ओमान के बारे में आपको बताना, तो ये वेस्टर्न कंट्री में आता है ओमान आपका, ठीक। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने केन और बेतवा नदी को जोड़ने के लिए 44,605 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है, ठीक। तो ये जो केन और बेतवा नदी हैं वो किस नदी की सहायक नदियां हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो केंद्र सरकार ने केन और बेतवा जो रिवर है इन दोनों को जोड़ने की मंजूरी दी है। साथ ही साथ इन्होंने 44,605 करोड़ रुपए देने की मंजूरी भी दी है। तो जो केन और बेतवा नदियाँ हैं वो किसकी सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन है आपके गंगा, यमुना, गंडक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि केन और बेतवा ये दोनों ही रिवर आपकी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। किसकी हैं, यमुना की सहायक नदियाँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केन और बेतवा जो है आपकी ये आपकी उत्तर प्रदेश, ये जो परियोजना केन बेतवा को जोड़ने की जो परियोजना है ये आपकी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की परियोजना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि ये किसकी परियोजना है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है इसको, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लोग जान चुके हैं कि जो केन और बेतवा हैं वो दोनों ही हमारी किसकी सहायक नदियाँ, यमुना की सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पर यमुना आपका 2 ऑप्शन सही होगा। आपको पता है यमुना जो आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन आपको केन और बेतवा जो है इनके उद्गम स्रोत भी मैं बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ। जो केन रिवर है वो यमुना की उपनदी है, तो आप जान ही चुके हैं। इसका जो उद्गम है वो विंध्यांचल पर्वत है। क्या है? विंध्यांचल पर्वत है। ठीक, याद रखना है, विंध्यांचल पर्वत इसका उद्गम स्रोत है। ठीक, वहीं जो आपकी वेतवा नदी है इसको पहले वेत्रवती कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वेत्रवती कहा जाता। प्रेजेंट में इसको हम लोग वेतवा ही कहते हैं। ठीक, वेत्रवती। ठीक, याद रखना है, वेत्रवती। ठीक है, ये जो वेतवा नदी है वो आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक, कहाँ से? मध्य प्रदेश से निकलती है। इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का उद्गम स्रोत याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला आपका क्वेश्चन है कि किसे, ये किसने नहीं है, किसे है। ठीक, किसे हाउस ऑफ कॉमन लॉर्ड्स ने 21 सेंचुरी आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक, किसे। ठीक है, याद रखना यहाँ पर किसे है। ठीक है, किसे हाउस ऑफ जो लॉर्ड्स है उसने 21 सेंचुरी आइकन अवार्ड के रूप में सम्मानित किया है। ऑप्शन हैं आपके प्रभाकर मिश्रा, ये प्रभात नहीं है, प्रभाकर मिश्रा, अमित गोनायका, कृष्ण शर्मा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें इन लोगों में से किसे 21 सेंचुरी आइकन के रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, जैसे कुछ आपको मिस्टेक मिल रही होंगी, जैसे यहाँ पर किसने लिखा है तो यहाँ पर किसे होना चाहिए। ये जब हम वर्ड्स पे ले जाती हूँ मैं ये सारे इन चीज़ों को, तो ये अपने आप से थोड़ा सा ऑटो करेक्ट हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। बाकी मैं 2 बार चेक भी करती हूँ कि इस तरीके की कोई मिस्टेक ना मिले आप सभी को, लेकिन ये वर्ड पे ले जाने पे कभी कभी ऑटो करेक्ट हो जाता है। जैसे आपके ये जो हैं जो आपके चिन्ह होते हैं वो कुछ बदल के इस तरीके से हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो आपके ये जो हैं साइन, ये डिब्बे बन जाते हैं, इस तरीके से बॉक्स बन जाते हैं आपके। ठीक, तो ये सारे वर्ड पे ले जाने पर मिस्टेक हो जाती हैं, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने 21 सेंचुरी आइकन अवार्ड है वो आपके अमित गोनायका को सम्मानित किया गया है। मतलब आपके जो हाउस ऑफ कॉमन्स के 21 सेंचुरी अवार्ड से आपके अमित गोनायका जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य ने पारंपरिक भैंसा दौड़ कंबाला आयोजित की गई। ठीक, ऑप्शन हैं आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि जो भैंसा दौड़ है वो कंबाला के नाम से आयोजित की गई। तो किस राज्य में ये आयोजित की गई है? ये कर्नाटक में आयोजित की गई है इस बार। ठीक, नाम जरूर आपको याद रखना है, कंबाला। ठीक, हो सकता है आपसे ऑप्शन में यही कह दे कि जो कर्नाटक में भैंसा दौड़ हुई है वो किस नाम से आयोजित की गई थी, तो कंबाला। ठीक, कंबाला नाम था उसका आयोजन का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर, 7 दिसंबर, 6 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार जो दिवस है वो आपका मनाया जाता है 9 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला आपका क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने ई सवारी ई इंडिया बस गठबंधन लॉन्च किया? ऑप्शन हैं आपके गृह मंत्रालय, नीति आयोग, रक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो आप सभी को पता होगा गृह मंत्रालय को इससे कोई लेना देना है नहीं है। रक्षा मंत्रालय हमारा ये काम करने लगा तो कब डिफेंस वाली चीज़ें संभालेगा। अब आपके जो हैं आपको 2 में और 4 में थोड़ा सा डाउट होगा, तो आपको बता दें कि जो आपका ई सवारी ई इंडिया जो बस गठबंधन जो आपका है वो किसने लॉन्च किया है? वो आपका नीति आयोग ने लॉन्च किया है। किसने? नीति आयोग ने। नीति आयोग के बारे में आपको पता होगा कि ये जो है आपका एक सहकारी थिंक टैंक है। क्या है? सहकारी थिंक टैंक, इसको थिंक टैंक भी बोला जाता है। ठीक, नीति आयोग के अभी जो प्रेजेंट में सीईओ हैं उनको आपको याद रखना है। जो सीईओ हैं वो हैं अमिताभ कांत। क्या है? अमिताभ कांत है, याद रखना है, अमिताभ कांत। ठीक, इसका जो उद्देश्य है आपका ई सवारी ई इंडिया बस गठबंधन का मेन जो उद्देश्य यही है कि जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक बस है इनका प्रचलन बढ़े और जो प्रदूषण है उसमें कमी आए। ठीक, पॉल्यूशन जो बेसिकली है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है आज के टाइम। तो पॉल्यूशन को बीट करने के लिए आजकल ऐसे जो आपके हैं इलेक्ट्रॉनिक बस, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी वगैरह आजकल लॉन्च की जा रही हैं। ठीक, तो जो ई सवारी इंडिया बस है, ई बस है, वो आपका नीति आयोग ने लॉन्च किया है। ठीक है।